हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक गॉस के प्रमेय की चर्चा करेंगे, है ना। इसके पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स, घन कोण और क्षेत्रफल सदिश इन चीजों को पढ़ लिए हैं, जो क्या है गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड था। ओके, तो आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं गॉस का प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, गॉस का प्रमेय जो है स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश होता है उनके बीच संबंध को प्रदर्शित करता है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम होता क्या है, देखिए, अगर हम कोई बंद पृष्ठ ऐसे मान लें, कोई बंद पृष्ठ ऐसे हमने मान लिया, ठीक, ये पृष्ठ अपने आप में बंद है। अब इसके भीतर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है, इस पर अगर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा हुआ भीतर, तो क्या होगा, गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कोई बंद पृष्ठ है, उसके भीतर कोई आवेश है, जो भी आवेश है उस आवेश का 1/ε0 गुना क्या होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान होगा। यानी फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो हम कैसे बोल सकते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार, क्या कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश वैद्युत फ्लक्स, क्या यहाँ फाई ऐसे हम बोल सकते, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या बताया हमने स्टूडेंट कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ को क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, यानी जो अपने आप में क्लोज्ड हो, है ना। क्या किसी बंद पृष्ठ, ध्यान दीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए पाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये क्या होगा, गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय से हम क्या बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात क्या लिख सकते हो आप, अर्थात आप लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 या क्या Q/ε0, ये हो गया। अब फाई को, चूंकि ये पृष्ठ अपने आप में क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड वाले परिपथ के लिए आप फाई का वैल्यू पढ़े हो, क्या लिख सकते हैं ऐसे, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है, ऐसा लिख सकते हैं फाई का वैल्यू। तो इसीलिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ करके फाई ई इज इक्वल टू क्या, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q/ε0। ये हो गया गॉस का प्रमेय, है ना। तो गॉस के प्रमेय के बारे में हमने क्या बताया स्टूडेंट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पास करने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट इज फाई इज इक्वल टू Q/ε0। और यहीं पे फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, दैट इज Q/ε0। ओके, ये था गॉस थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ देखें, इसका प्रूफ हम देखेंगे, है ना,
कैसे इसको प्रूफ किया जाए, यही चीज हम प्रूफ करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, प्रूफ में देखा जाए गॉस थ्योरम का प्रूफ में देखिए क्या कि मान लिया गया कि माना एक बंद पृष्ठ कैसा a मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, a मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है ना। आगे मानेंगे कि माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है जिसकी O से दूरी क्या है, स्मॉल r है, जिसकी O से स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है ना। मान लिया गया कि इस बिंदु O, इस बंद पृष्ठ पर क्या होगा, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसके चारों ओर, किसके, इस बिंदु के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव मान लीजिए dA स्थित है ना। ये आपका dA क्षेत्रफल है, dA क्षेत्रफल स्थित है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये dA क्षेत्रफल का जो एलिमेंट्री सरफेस में ले लिया आपने, अब क्या करेंगे, ये इस पे भी घन कोण बनाएगा ना, ये इसको ऐसे मिला दिया जाए, मिला दिया हमने ना, तो इसको डॉटेड से ऐसे दिखा दीजिए, डॉटेड से हमने दिखा दिया। ठीक, देखो क्या माना गया है, मान लिया गया कि एक बंद पृष्ठ a मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला, माना a मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक, अब आगे माना गया है कि माना इस बंद पृष्ठ के पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी प्लस क्यू आवेश यानी O से दूरी स्मॉल r है। यह दूरी हम स्मॉल r मान लेंगे, इस दूरी को स्मॉल r, ऐसे हम डॉटेड से इसको दिखा दे रहे हैं, ये डॉटेड से। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ हो गया ना, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब क्या होगा, अब इसके लिए जो नॉर्मल हम वेक्टर खींचते हैं ड्रा, कुछ देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस आवेश से लंबवत दिशा में, इधर सॉरी, इससे दूर की दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में। अब मान लेंगे कि ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है क्या कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र ई के डायरेक्शन से। क्षेत्रफल सदिश जो ये सरफेस पे है ना, ऐसे कहीं भी ऐसा सरफेस ले लिया जाए इस पे गोलाकार वाले पे, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में हो गया, ये मान लीजिए वेक्टर dA का दिशा हो गया, और इसी दिशा में स्टूडेंट क्या होता है, n कैप भी होता है। ठीक, तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, त्रिज्यता बाहर की तरफ होगा, OP के ही दिशा में बाहर की तरफ, और क्या होगा, ये क्षेत्रफल जो माना गया है इसके लंबवत दिशा में ये क्षेत्रफल सदिश dA है, और उसी दिशा में n कैप है। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस क्षेत्रफल अवयव, क्या क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए थीटा एंगल बन रहा है ना dA और E के बीच में, तो आप पहले क्या लिखोगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA लिखोगे। अब क्या होगा, E dA cos थीटा हो जाएगा। आप पढ़े हो ना क्या, चूंकि A डॉट B इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, AB cos थीटा, इन द सेम मैनर E डॉट dA इज इक्वल टू EDA cos थीटा। ठीक, ये हो गया d फाई E का वैल्यू। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब क्या जानते हो, अगर कोई प्लस क्यू आवेश है उससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़े हो आप लोग, बोलो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला सभी लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, है ना, यानी फिर इसी चैप्टर में पिछले टॉपिक में आपको मैंने ये बताया है। ठीक है, तो इस E का देखो, इस प्लस की आवेश से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है ना, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न होगा, यही फार्मूला होगा ना, क्या होगा, क्या लिखेंगे, परंतु क्या होगा, परंतु प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बिंदु ओ पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r²। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए, क्या करेंगे? अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? d फाई इज इक्वल टू, समीकरण में e का मान रखो, ये इसमें क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² और ये dA cos थीटा। इसी को हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, क्या? 1/4πε0 ऐसे लिख देते हैं, dA, ठीक। ये Q भी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा? dA cos थीटा अपन r², dA cos थीटा अपन r² हो गया। अब आगे हम इस टर्म को क्या लिखेंगे? चलो देखो, अगर इस dA क्षेत्रफल द्वारा अगर इस एलिमेंट्री dA क्षेत्रफल द्वारा इस पॉइंट O पर आंतरित जो घन कोण है क्या होगा? d ओमेगा हो, तो आप पढ़े हैं इस टर्म का, जब E और dA के बीच एंगल बनता था थीटा, तो आपको बताया था dA cos थीटा अपन r² इज इक्वल टू d ओमेगा, बताया गया था ना? वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए, आपको यहाँ पे मैं फिर मेंशन कर देता हूँ यहाँ से, ये तो आप a मीटर स्क्वायर का माने थे। चलो यहाँ देखिए, परंतु क्या लिखोगे? परंतु dA cos थीटा अपन r² इज इक्वल टू d ओमेगा, है ना? कैसे? क्या होगा? dA क्षेत्रफल द्वारा O पर आंतरित घन कोण हो जाएगा ना? ये हो गया, ठीक। इसलिए क्या होगा? इसलिए d फाई का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या होगा? d फाई E इज इक्वल टू Q/4πε0 क्या हो जाएगा? d ओमेगा हो गया ना? अब स्टूडेंट, अभी तक हम लोग क्या निकाले हैं? अभी तक हम लोग निकाले हैं केवल और केवल इस dA क्षेत्रफल से पास करने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए, क्या करेंगे? चूंकि क्लोज्ड है तो क्लोज इंटीग्रल का यूज करेंगे। अब इधर का टर्म मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये आगे देखा जाए, इसमें देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये चीज हो गया। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया जाए। पाई इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? क्लोज इंटीग्रल d फाई E, यानी इसी का क्लोज। और d फाई का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हो, रखो इसको। क्या निकाला गया? देखो, देखिए क्या निकाला गया यहाँ से? d फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 d ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, ये हो जाएगा Q/4πε0 और क्या होगा? d ओमेगा। देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके, लिख दिया। ये हो गया पाई E। अब क्या होगा? ये सारा टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे। Q/4πε0 क्लोज इंटीग्रल d ओमेगा। अब क्या होगा? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा किसी उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या होगा? आप पढ़े होंगे, घनकोण में हमने बताया है किसी भी संपूर्ण गोलीय बंद पृष्ठ द्वारा सेंटर पर जो अंतरित घनकोण होता है वो 4 पाई होता है, बताया था ना? तो वही चीज हम लिखेंगे यहाँ। परंतु क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल d ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई क्या होगा? संपूर्ण गोलीय
पृष्ठ द्वारा ओ पर अंतरित घन कोण क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसलिए क्या होगा, इसलिए इसमें रखो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया। उस चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, पाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय। ठीक, ये था गॉस के प्रमेय का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने कंप्लीटली समझा दिया। ठीक, अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इसी पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश हों, जैसे यहाँ प्लस क्यू है, फिर हम क्या कर दें, ऐसे ही कोई बंद पृष्ठ मान लीजिए, ऐसे ले लिया जा रहा है, ऐसे बंद पृष्ठ कोई ऐसे ले लिए, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, ऐसे बहुत सारे आवेश हों, तो क्या होगा, उस कंडीशन में इस वाले सरफेस से पास करने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इन सभी आवेशों का सम। ठीक, तो इधर थोड़ा सा इरेज करके हम इसको समझा दे रहे हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। आगे हम चलते हैं। देखिए, अगर बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश हैं, ऐसे हमने जो बताया, तो यहाँ से फ्लक्स जो पास करेगा फाई इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, जितने भी आवेश हैं सबको जोड़ो, क्या होगा, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 डॉट डॉट, क्या होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा Q हो जाएगा, फाई ई क्या हो जाएगा, यानी जितने भी आवेश हैं सबका सम कर लो और उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दो, क्या होगा, उससे उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होगा। ये शॉर्ट नोट में हमने करके बताया होगा आपको। तो ये था गॉस का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट आगे हम बताएंगे क्या, कि जब जो चार्ज हमने लिया था पृष्ठ के भीतर लिया था ना, अब अगला जो प्रूफ बताएंगे, जब आवेश को क्या किया जाए, गॉसियन पृष्ठ के बाहर रखा जाए, तब क्या होगा, तब उससे पास करने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, उसको मैं अगले टॉपिक में, मतलब अगले टर्न पे बताऊंगा। आज की वीडियो में, इस लेक्चर में मैं इतना ही कंप्लीट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।